कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, रास्ता दिखाती हैं, और कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं जो सदियों तक बहस और विवाद का कारण बनी रहती हैं। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर समाज में बहुत अलग-अलग राय है, मनुस्मृति। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये ग्रंथ है क्या? क्या ये सिर्फ समाज को चलाने के लिए बनाया गया एक पुराना दस्तावेज है, या फिर इसमें लिखी कुछ बातें समाज को बांटने का काम करती हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अपने इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मनुस्मृति है क्या। फिर हम इसमें बताए गए समाज के नियमों को समझेंगे। उसके बाद हम उस वैचारिक विद्रोह की बात करेंगे जो इसके खिलाफ हुआ, और आखिर में देखेंगे कि आज के समय में इस पर बहस क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। मनुस्मृति को कई लोग मनु संहिता या कोड ऑफ मनु के नाम से भी जानते हैं। तो मनुस्मृति है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत पुराना संस्कृत ग्रंथ है, जिसे समाज के लिए एक तरह की रूल बुक या कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर पेश किया गया है। इसमें सामाजिक नियम, कानून और सजा देने के तरीकों के बारे में लिखा गया है। इसमें आपको सामाजिक नियमों से लेकर एक इंसान को कैसा व्यवहार करना चाहिए और यहाँ तक कि जुर्म के लिए क्या सजा होगी, इन सब पर बातें मिलेंगी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। सोर्स ये कहते हैं कि इसे सबके लिए एक बराबर कानून की किताब की तरह नहीं, बल्कि एक खास सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के इरादे से लिखा गया था। और अब आते हैं उस पहलू पर जिसकी वजह से ये ग्रंथ आज भी इतना विवादास्पद है, और वो है इसमें बताया गया समाज का ढांचा। इस ग्रंथ ने समाज को ऊंच नीच के एक पक्के ढांचे में बांट दिया, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, शूद्रों का काम दूसरों की सेवा करना बताया गया, और अति शूद्रों को तो इस पूरे सिस्टम से ही बाहर रखा गया था। इस पूरी व्यवस्था का आधार एक ही सिद्धांत पर टिका था कि कुछ लोग जन्म से ही ऊंचे और श्रेष्ठ होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही नीचे और दंड के भागी होते हैं। इसी सोच ने समाज में गहरी असमानता को एक तरह से धार्मिक मंजूरी दे दी, और ये भेदभाव नियमों में तो और भी साफ साफ दिखता है। इस ग्रंथ के अनुसार शूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा पर पूरी तरह से पाबंदी थी। सोचिए, पढ़ने लिखने की मनाही। और तो और महिलाओं के लिए ये नियम था कि वो पूरी जिंदगी किसी न किसी पुरुष, पहले पिता, फिर पति और फिर बेटे के कंट्रोल में ही रहेंगी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब दमन बढ़ता है तो आवाज भी उठती है। तो अब हम बात करेंगे उस वैचारिक क्रांति की जो इन सिद्धांतों के खिलाफ खड़ी हुई। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में जब समाज में जागृति आई, लोगों में चेतना बढ़ी, तो इस तरह के विचारों का विरोध होना तो लाजमी था ही। ये विरोध धीरे धीरे काफी तेज हो गया, जो एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत था। और इस विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका एक बहुत ही शक्तिशाली बयान था, जो ग्रंथ मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता, उसे जला देना चाहिए। मतलब साफ था, अगर कोई किताब इंसान को इंसान का दर्जा नहीं देती तो उसे मानने का कोई मतलब नहीं। तो इस ग्रंथ की यात्रा के 2 अहम मोड़ हैं। एक तरफ प्राचीन काल में से लिखा गया, और दूसरी तरफ सदियों बाद 1927 में इसी ग्रंथ को सरेआम जलाकर इसका विरोध किया गया। ये जो 1927 में मनुस्मृति दहन हुआ ना, ये सिर्फ एक किताब को आग लगाना नहीं था। नहीं, ये असल में उस पूरी विचारधारा के खिलाफ एक बगावत थी। एक ऐलान था कि जन्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब तो इतिहास की बातें हैं। आज के ज़माने में इस पुराने ग्रंथ का क्या लेना देना? इस पर आज भी इतनी बहस क्यों होती है? सोर्सेस का मानना है कि इस विचारधारा की गूंज आज भी सुनाई देती है। कहाँ? जैसे जब जाति व्यवस्था को सही ठहराने की कोशिश की जाती है, या जब महिलाओं को कमज़ोर बताकर उन्हें कंट्रोल करने की बातें होती हैं, या फिर जब किसी भी तरह की असमानता को परंपरा का नाम देकर उसे सही साबित किया जाता है। और इसीलिए स्रोत के मुताबिक इस पूरे इतिहास को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इतिहास से सबक ले सकें और ये सुनिश्चित करें कि जो गलतियां पहले हुईं वो दोबारा न दोहराई जाएं। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जब परंपरा और मानवता के बीच चुनाव करना हो तो किसे चुनना चाहिए।